देखो पिछले वीडियो में 67 में आप लोगों ने मोलरता और मूललता देखी थी। अब एक सरल सी मौलिक सांद्रता की इकाई लेते हैं और उस सांद्रता की इकाई का नाम है बेटा आपने पढ़ा होगा मोल अंश। क्या? मोल अंश, या इसको बोलोगे आप लोग मोल भिन्न। क्या बोलोगे? मोल भिन्न। पहली बात, अब पहले तो आप लोग मोल से शब्द, मोल का मतलब क्या होता है? सामान्य सी बात। तो मोल बराबर, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि बेटा मोल बराबर होता है किसी भी यौगिक का भार बटा अणुभार, जो होगा वो मोल कहलाएगा। तो n बराबर आपका W/m, इसको आप लोग बोलोगे मोल। ठीक है। और मोल का मतलब अपन जानते हैं, आप लोगों ने मोल अवधारणा पढ़ी थी 11वीं क्लास के अंदर, है ना? सभी को एक ही लाठी से आंका जाता है, मतलब सब जानवरों के लिए एक ही डंडा है, और एक डंडा है नंबर ऑफ अवगाद्रो संख्या। किसी भी यौगिक के एक मोल में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, XYZ कुछ भी, उसकी संख्या हमेशा 6.022 × 10⁻23 होती है। यही बात है। तो यहाँ पर मोल की बात है, अपन को यहाँ मोल अवधारणा नहीं पढ़ा रही। यहाँ सबसे पहले मोल को समझ, आप सुनो। मोल अंश का मतलब होता है कि किसी भी विलयन के अंदर कितने घटक। अरे विलयन में मुख्य रूप से सबसे पहले 2 घटक तो है ही। कोई विलयन तभी बनेगा जब 2 घटक है। अब पानी है, बोला साहब विलयन है, पानी विलयन है क्या? काहे कोई विलायक? विलायक भी नहीं है, कुछ नहीं, साहब पानी तो पानी है। विलायक कब है? जब किसी को घोल रहे हो, और जब पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि अपन ने 20 ml तो जल लिया और 50 ml अपने अल्कोहल डाल दिया, तो अब विलायक कौन है? लेकिन सही मायने में यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है जल को। इस जल सबको घोल लेता है, अधिकतर को छोड़े नहीं। और घोलने के लिए आप लोगों को 2 ऊर्जा पड़ती है, एक जालक ऊर्जा और एक जलयोजन ऊर्जा, है ना? पढ़ा होगा ना? तो जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक है, जालक ऊर्जा का मान कम है, घोल दो। कोई भी कभी या में क्यों गुड़ रहे, या में क्यों नाए गुड़ रहे हो, नाए गुड़ रहे हो तो जालक ऊर्जा अधिक है, गुड़ रहे हो तो जलयोजन ऊर्जा अधिक है। बात खत्म करना क्या है भाई, तोड़ना थोड़ी है उसको। तो बेटा मोल अंश का मतलब समझो कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल का जो अनुपात है, मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, नहीं बैठी समझ में भाई? किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित 2 घटक है तो दोनों घटकों के मोल का जो अनुपात है, उसको मोल भिन्न के नाम से जाना जाता है। और मोल भिन्न को x से इंडिकेट करते हैं, छोटे x से, है। यदि एक घटक है, जैसे घटक A, तो XA हो जाएगा, घटक B तो XB हो जाएगा, घटक C तो XC हो जाएगा। और अपन ये भी जानते हैं कि मोल भिन्न XA + XB + XC XYZ लगा जाओ डॉट डॉट डॉट, उसका मान हमेशा 1 होता है। कितनी दुनिया के कितने भी मोल भिन्न आपस में इकट्ठा करना, सबका मान 1 होता है। जैसे एक का मान यदि 0.25 आ गया तो दूसरे के निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसका मान 0.75 आ जाएगा। पक्की बात, उसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि 1 से ज़्यादा कभी मोल भिन्न का मान होगा ही नहीं, वाले घटक कितने से हो। तो बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं सामान्य परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल व विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात मोल भिन्न या मोल अंश, ठीक है, मोल भिन्न कहलाता है। ये समझ में आ गई है? माना, अब कहते हैं सामान्य रूप से बेटा, माना विलयन के 2 घटक, माना विलयन के 2 घटक A तथा B है। अब वे विलायक विलय कुछ भी मान लेना, जिनके मोल क्रमशः क्या है बेटा? Na व Nb है, Na और Nb है, और उनकी मोल भिन्न और उनकी मोल भिन्न क्या है बेटा? XA तथा XB है। घटक यदि 3 लो ना तो 3 के हिसाब से बोल देना,
4 लो तो 4 के हिसाब से बोल रहा है कि भाई 4 है ABCD, तो यहाँ पर मोल क्या आ जाएंगे Na, Nb, Nc, Nd। वह मोल भिन्न XA, XB, XC, XD जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है। अब बात है कि भाई मोल भिन्न बराबर अपन सीधा अपन परिभाषा बोले किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल वह विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का जो अनुपात होगा उसको मोल भिन्न बोलोगे। माना 2 घटक A B और जिनके मोल क्रम से Na, Nb तथा उनकी मोल भिन्न XA तथा XB है, तो अब मोल भिन्न बराबर अपन सूत्र लिख देंगे सीधा का सीधा। अपन जानते हैं n बराबर क्या हो गया। अब इसको हटा देते हैं, इस परिभाषा को आप लोग लिख लेना बेटा। मोल भिन्न की को अपन ने ये सब कुछ लिख दिया। अपन सबसे पहले घटक A के मोल भिन्न क्या बोलोगे, अब क्या लगोगे, घटक A की मोल भिन्न या मोल अंश बराबर क्या बोला इसको, XA। घटक A के मोल क्या है, Na, और घटक कितने इसमें 2, तो घटक A Na प्लस घटक B Nb हो गया। फिर उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 घटक B की मोल भिन्न, घटक B की मोल भिन्न क्या हुआ बेटा, XB बराबर Nb, ठीक है वो होगा। फिर घटक जितना भी है उन सबको लिखो Na प्लस Nb। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर Na बराबर क्या हो गया, WA अपॉन MA, सही है। और Nb बराबर क्या हो गया, WB अपॉन MB हो गया। अब इन सूत्रों में यदि अपन मान रखना चाहें तो भी अपन लिख सकते हैं कि भाई सीधा हो गया। भाई अपन क्या बोला, XA बराबर क्या बोला, WA अपॉन क्या बोलोगे, MA बटा WA बटा MA प्लस WB अपॉन MB। और इसी प्रकार से अपन ये तो XA के बारे में लिख दिया बेटा, ये XA बराबर हो गया अपन, भले ही आप लोग ऊपर नीचे लेके काट पीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद ये तो एक सवाल एक के बारे में बात हुई। अब XB बराबर क्या करोगे, WB अपॉन MB बटा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो XA के लिए कर दोगे या XB के लिए कर दो। अब यहाँ पर सही बात देखा जाए तो मोल भिन्न की बात करें तो अपन यहाँ कहते हैं XA प्लस XB डॉट 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 करता हूँ बराबर, इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये है बेटा मोल भिन्न, और मोल भिन्न वाले सवाल भी आते हैं। अब ये मोल भिन्न वाले सवाल कहते हैं, सबसे पहले वापस सुन लो, किसी विलयन में उपस्थित 2 या 2 से अधिक घटक है तो एक घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का जो अनुपात है उसको मोल भिन्न बोलोगे। मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। जैसे घटक A है तो उसकी मोल भिन्न XA कहलाएगी, घटक B है तो उसकी मोल भिन्न XB कहलाएगी, घटक C है तो उसकी मोल भिन्न XC कहलाएगी। तो अब कहते हैं घटक A के मोल बटा सभी, घटक B के मोल बटा विलयन में के उपस्थित सभी घटक। तो इसी प्रकार से आप लोग इन सूत्रों को बोलोगे। अब बोले साहब ये हमारे काम क्या आएंगे, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, सवाल है इसके संबंधित, तो इन सवालों को आप लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ने की बात है, अब सवाल लिखता हूँ यहाँ पे मैं सवाल। हाँ बेटा देखो, मोल भिन्न संबंधी एक सवाल करते हैं यहाँ पे। अब मोल भिन्न का मतलब है, मान इसमें लिखा है किसी विलयन, क्या बोलोगे बेटा, किसी विलयन में 18 ग्राम, क्या बोले 18 ग्राम H2O, 46 ग्राम C2H5OH, उपस्थित है तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करो, ठीक है बेटा। अब सुनो, विलयन के अंदर देखो सबसे पहले 18 ग्राम तो जल है और 46 ग्राम क्या है उसके अंदर। अब यहाँ पर अपन को विलायक और विलेयक नहीं दर्शाना, अपन को क्या करना है, घटक A मान लो उसको और घटक B इसको मान लो। तब यहाँ पर सबसे पहले
XH2O, सही बात है क्या? XH2O मतलब H2O की मोल भिन्न बराबर NH2O, पक्का? NH2O का मतलब जल के मोल बटा किसके मोल? जल के मोल NH2O प्लस NC2H5OH के मोल। ठीक है, अब आप लोग निकालना चाहो भाई, अपन सबसे पहले तो NH2O निकालेंगे। NH2O बराबर क्या हुआ? WH2O अपॉन MH2O, मतलब भार बटा अणुभार। सीधा मैंने सरल सा दे रखा है यहाँ पे, मैंने कोई आंकड़ा तगड़ा बड़ा नहीं है। 18 ग्राम लिया है और जल का अणुभार भी 18 ही होता है, सही है। तो अपन कह सकते हैं NH2O बराबर WH2O, हाँ ठीक है बेटा, एक आएगा, और MH2O। अब भार बटा अणुभार, तो 18 बटा 18 बराबर 1, पहली कंडीशन। तो अपन ने तो NH2O बाहर निकल गया। अब किसको और चाहें अपन? NC2H5OH और लो। ये भी मैंने आंकड़ा बिल्कुल सरल सा ही लिया है, क्योंकि C2H5OH का अणुभार 46 ही होता है। ठीक है, एक कार्बन 2 है, 12 2 24, एक 6 हाइड्रोजन हो गई, कितने हो गए? 30, और 16 हो गए 46। तो आपका कितना आया? अभी भी आपका यहाँ पे भी आएगा बेटा 46 बटा 46 बराबर 1। ये तो पहला सूत्र हो गया। अब पहला सूत्र हो गया तो इस सूत्र में मान भी रख दे। अपन क्या बोला? XH2O बराबर 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर कितना? 1 बटा 2, सही है। अरे XH2O निकल गया, ये आपका XH2O, ये आपकी XH2O निकल गया है। अब क्या निकालो? C2H5OH बराबर NC2H5OH बटा NH2O प्लस NC2H5OH। भाई 1 प्लस 1 बराबर 1 बटा 2, देख लो, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 बराबर 1। अब यदि और घटक ऐड कर दो ना, फिर कम होता जाएगा 33 के हिसाब से, और कर दो और कर दो और कर दो, कितना ही कर दो, तो सबको मिला होगा तो 1 रहने वाला। तो XA प्लस XB बराबर 1 रहने वाला है, तो उसको बोलोगे आप लोग मोल भिन्न। ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक है आपकी सांद्रता की इकाई, और सांद्रता की इकाई का नाम है, ये तो आपकी मोल भिन्न के बारे में बात। अगली इकाई है आप लोगों की, और उस इकाई का नाम है ppm। अगली इकाई का नाम है ppm, और ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर मिलियन का मतलब यहाँ 10 की पावर 6। 10 लाख भाग में कोई विलेय पदार्थ घुला हुआ है तो उसकी सांद्रता की इकाई को आप लोग पार्ट पर मिलियन से ज्ञात करोगे। तो सूत्र सीधा के बोलेंगे ppm बराबर विलेय का भार, काई में ले लो, ग्राम में, बटा यहाँ पर विलायक विलियन का भार, विलियन का भार जो भी दे रखा है, विलियन का भार, और इंटू 10 की पावर 6। जैसे आपसे पूछा गया है कि भाई 15 ppm विरंजक चूर्ण का अर्थ है, 15 ppm CaOCl2, विरंजक चूर्ण का सूत्र यही है, 15 ppm CaOCl2 का अर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ppm अर्थात 15 ग्राम CaCl2 को 10 की घात 6 ml या ग्राम विलायक में घोला गया है। और घोला गया है तो कहने का मतलब है कि ये जो इकाई है पार्ट पर मिलियन बहुत छोटी इकाई है, और जिसके अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि पानी की जो टंकियाँ होती बड़ी बड़ी, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो उसके अंदर विरंजक चूर्ण डाला जाता है, जिससे वो जितने भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो मात्रा ppm में डालोगे, अधिक मात्रा में डाली तो क्लोरीन गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी, और हानिकारक होगी तो अपने जो भी है क्या कोशिका है उनको क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी, वो और प्रभाव डालेगी तो हमारे लिए हानि। तो ये है इकाई आप लोगों की पार्ट पर मिलियन। ठीक है बेटा। अगली इकाई, और अगली इकाई का नाम है फार्मलता। अगली इकाई कौन सी है? फार्मलता। और फार्मलता को कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे। फार्मलता उन्हीं तो फार्मलता का मैं सीधा सूत्र लिखता हूं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र भार की जो संख्या है, सूत्र भार की जो संख्या है उसको विलयन की फार्मलता बोलोगे। तो मतलब 1 लीटर
विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र भार की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। ये ध्यान रखना, कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और फार्मलता उन्हीं यौगिकों की ज्ञात की जाती है जिनका विलयन के अंदर क्या हो, या तो संगुणन हो। संगुणन का मतलब दो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ के डाइमर बनाए। और डाइमर के रूप में बेटा अच्छी तरह जानते हो कि एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अनुभार तो 60 होता है, लेकिन विलयन के अंदर इसको घोड़ो तो डाइमर बनने के कारण इसका होता है बेटा 120 है। इसी प्रकार से बेंजोइक अम्ल C6H5 COOH का सैद्धांतिक अनुभार होता है 122, लेकिन प्रायोगिक होता है बेटा इसका 244, कारण डाइमर बनने के कारण। आई बात समझ? तो ये तो संगुणन की क्रिया है। दूसरे जैसे NaCl, एक संगुणन हो या वियोजन हो। जब NaCl की बात कर तो विलयन के अंदर जब NaCl को आप लोग घोड़ रहे हो जल के अंदर, तो ये अपने आयनों में विभक्त होगा कि नहीं होगा भाई? ये NaCl ही थोड़ी पड़ा रहेगा। तो किस में होगा ये? Na++ Cl- में परिवर्तित होगा। तो ऐसे यौगिक जिनका संगुणन या जिनका वियोजन होता है उनकी सांद्रता की इकाई फार्मलता से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मलता से। तो यहाँ पर NaCl का 58.5 सूत्र भार होगा, ना कि अणुभार, ना परमाणु भार, ना तुल्यांकी भार। ठीक, अब सूत्र की बात करें तो F बराबर क्या होगा बेटा? विलेय का भार, ठीक है, बटा विलेय का कौन सा भार? विलेय का बेटा सूत्र भार करोगे। क्या करोगे यहाँ पे? सूत्र भार इंटू विलायक का आयतन। आयतन काय में ले रहे हो? ml में ले रहे हो। ml में ले रहे हो तो 1000 से गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का सूत्र। ठीक, अब सवाल, 2 सवाल ले लेते हैं, एक तो एसिटिक अम्ल वाला और एक NaCl वाला, जिसकी आप लोग फार्मलता आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर पहले में एसिटिक अम्ल मतलब CH3CD1H को 10 ml लिख देते हैं, 10 ml एसिटिक अम्ल को 500 ml H2O में क्या कर दिया बेटा? विलय किया गया है। तो विलयन की किया गया है तो विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या? विलय का भार कितना दे रखा है बेटा आप लोगों को? है ml में दे रहा, कोई दिक्कत 10। तो विलय का भार कितना आ गया? 10 बटा, पता है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल CH3 करके लेते हैं, CD1O और ये O और ये H, एक तो अणु ये हो गया है। अब विलयन के अंदर इसको घोल रहे हो, घोल ला तो एक तो अणु ये, दूसरा अणु भी जोड़ो। कैसे? C और यहाँ पर ये CH3 कर देना, ये D1O और यहाँ O और ये H हो गया। 2 बना दिए। तो आपने जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं 2 प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य फंसा हो तो उसको हाइड्रोजन बंधन बोलो। है समान है, अलग अलग अणुओं के मध्य तो अंतर अणु, और एक ही अणु के परमाणु में तो उसको अंत अणु H बंधन के नाम से जाना जाएगा। अब देखो 1 का 60 + 1 का 60 बराबर 120। तो यहाँ पर विलय का सूत्र भार 60 करोगा कि 120 करोगा? ये बताओ। 120 करोगा। ठीक है, कभी चक्कर पड़ जाए 60 कर दे तो मोलरता ज्ञात हो जाएगी। समझ भाई? तो 60 नहीं करना, कितना करना? 120। अब ये इसका पता ही है आपको, विलायक का आयतन कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। 500 दे रखा है, इंटू का ही करोगा, हल कर लेना। क्या है बेटा? ये F ज्ञात हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल है कि भाई 20 ग्राम NaCl को 500 ml H2O में विलय किया गया है तो विलयन की फार्मलता ज्ञात करो। 20 ग्राम NaCl को 500 ml H2O में विलय किया गया है, किसमें? 500 है, तो विलयन की फार्मलता। तो विलय का भार कितना? विलय का भार F बराबर विलय का भार कितना? 20 बटा NaCl का सूत्र भार,
और NaCl का सूत्रभार कितना आया 58.5 इंटू विलायक कितना दे रखा है 500 और इंटू क्या कर देना और हल कर लेना तो ये फार्मलता आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद 1-2 और इकाइयाँ हैं और इकाई के अंदर आप लोग मुख्य रूप से यदि देखें तो एक नॉर्मलता रह गई और उसके बाद नॉर्मलता, मोलरता, और यदि 2 या 2 से अधिक विलयन किस प्रकार से मिला हो तो उनकी मोलरता कैसी कैसी होगी, तो उनके बारे में फिर अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है मेरा, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत।